नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशा संवाद के इस 5वें एपिसोड में। स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन होना आवश्यक है। तो दीदी, कल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अतः आज का हमारा विशेष विषय है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को समझना और समय रहते सही सहयोग देना बहुत जरूरी है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सक विभाग, एम्स भोपाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का दिन है। उस दौरान हमारे आशा वर्कर्स हैं, उनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक संदेश देना चाहता हूं कि आशा वर्कर जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की ग्रास रूट वर्कर हैं, यानी कि वो जाके व्यक्ति से, परिवार से और समाज में जो मुख्य अहम हिस्सा है उससे जाके बात करती हैं। जैसे हमारे देश में एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, एक उसी का पार्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो उसके अंडर जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं हर जिले में हैं, और वही हमारे मध्य प्रदेश में भी हर जिले में अवेलेबल हैं। एक सर्वे हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, हमारे देश की सबसे बड़ी एक रिसर्च जो कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेके। उसमें ये पाया गया था कि लगभग 70 से 80% लोग मानसिक रोग के होते हुए भी इलाज के लिए नहीं आते हैं। लोगों के ना आने के पीछे एक मुख्य कारण है कि लोगों को कलंकित महसूस होता है। लोग जब भी किसी मानसिक रोग के शिकार होते हैं, मानसिक रोग के लक्षण आते हैं, तो व्यक्ति को या परिवार को ये लगता है कि वो शायद किसी तरह से कलंकित है या उनको स्टिग्मा है। अब यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को समग्र रूप से ठीक करना चाहते हैं या हैंडल करना चाहते हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जो आशा वर्कर हैं वो अपनी जो संजीदगी है, जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, और दूसरा एक कंफर्ट, जिसको आरामदायक स्थिति, यानी कि उनको अपने अंदर ये उस तरह का एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे रोगियों से वो एक कंफर्टेबल होकर बात कर पाएं। धन्यवाद आदरणीय सर, आपके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आइए हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े चुनौतियों और उनके समाधान को समझते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शर्मा से, जो जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी बराबरी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसका मतलब है मन की वो स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को संतुलित ढंग से नियंत्रित कर सकता है। साथ साथ जीवन के तनावों से सफलतापूर्वक निपट सकता है, अपनी रोज़ाना की गतिविधियों और संबंधों को सही तरीके से निभा सकता है और उनको निभाते हुए अपने समुदाय के काम भी आ सकता है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य विकारों की अगर बात करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य विकार या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं महिला और पुरुषों और थर्ड जेंडर सभी में बराबरी से हो सकती हैं, सभी को बराबरी से प्रभावित करती हैं। विभिन्न आयु समूह के लोगों को भी ये प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें छोटे और बड़े सभी लोग शामिल हैं। ये मानसिक समस्याएं बहुत आम हैं और अध्ययन बताते हैं कि लगभग प्रत्येक 5 लोगों में से अपने जीवन के किसी चरण में मानसिक स्वास्थ्य विकार का एक व्यक्ति अनुभव करता है। इसके प्रमुख लक्षण की अगर हम बात करें तो आप कैसे पहचानेंगे कि लोगों को मानसिक समस्या है? तो बार बार या लगातार उदास और निराश महसूस करना, ज़रूरत से अधिक डर या चिंता या घबराहट होना, नींद और भूख में बदलाव आना या परेशानी होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ध्यान और एकाग्रता में कमी आना, थकान, कमज़ोरी या काम करने में मन नहीं लगना, दैनिक क्रियाएं जो हैं, रोज़ाना के काम में रुचि कम होते जाना, कई लोग नशा करने लगते हैं, नशा करना भी एक मानसिक समस्या होती है, और कुछ अजीब से और असामान्य से व्यवहार करने लगना। मानसिक समस्याएं किन कारणों की वजह से हो सकती हैं? तो अगर किसी को अवसाद या डिप्रेशन है, चिंता की बीमारी है, इस तरह की होती हैं। भावनाओं में तेज़ी के साथ बदलाव की बीमारी होना, वास्तविक दुनिया से संबंध कट जाना और अपनी दुनिया में रहना, याददाश्त और अन्य मस्तिष्क के कार्यों में नकारात्मक बदलाव आना। मानसिक समस्याओं का इलाज संभव है और समय पर सही सहायता मिलने से लोग फिर से सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मानसिक समस्याओं का कारण मूल रूप से 3 होते हैं। बायोलॉजिकल या जैविक कारण होते हैं, सामाजिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अब आशाओं की मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख में और जागरूकता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आशाएं समुदाय और परिवार को जागरूक करती हैं, सतत और सही ढंग से उपचार लेते रहने को लोगों को प्रेरित करती हैं। वे अपने समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग सीबेक टूल के माध्यम से और PHQ-2 और GAD-2, PHQ-2 जिसमें डिप्रेशन को जांचा जाता है, GAD-2 जिसमें चिंता की समस्या को जांचा जाता है। SRQ-20 भी एक WHO का टूल है जो बड़ा महत्वपूर्ण टूल है, जिसके माध्यम से हम सामान्य मानसिक समस्याओं की जांच करते हैं। और एक और WHO का इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको MH गैप इंटरवेंशन मास्टर चार्ट बोलते हैं। उसके माध्यम से भी आशाएं समुदाय में जा कर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर सकती हैं। समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई कई गलत धारणाएं, कई बार ऐसी मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों को कलंकित किया जाता है। तो आशाओं की जिम्मेवारी है कि लोगों में सही विश्वास उपजाना, कलंकों को दूर करना, अंधविश्वासों और गलत विश्वासों को दूर करना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई IEC सामग्री के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की समझ विकसित करने का काम भी आशाओं का है। और मानसिक बीमारियों की पहचान करने में मदद करना, लोगों को अपनी बात, अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में मदद करना, ये भी आशाओं का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आशाएं एक मोबाइल ऐप्स जिसे मनहित ऐप बोलते हैं, उसके माध्यम से, तो मनहित ऐप दरअसल डिजिटल मेंटल हेल्थ का एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। तो आशाएं स्वयं के मोबाइल में मनहित ऐप लोड करके लोगों की स्क्रीनिंग कर सकती हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हैं कि वो अपने मोबाइल में मनहित ऐप लोड करें और स्वयं की मानसिक स्थिति की स्क्रीनिंग करें, उसकी जांच करें और उसके साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर जो जागरूकता की सामग्री है उसका अध्ययन करें और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में भी अपने आप को जोड़ें, उनसे संबंध बनाएं, उनसे लिंकेजेस बनाएं। इसके साथ साथ भारत सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है टेलीमानस सेवा के अंतर्गत, वो नंबर 14416 और 1800891416, ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबरों का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, लोगों के बीच में इसको पहुंचाना है, ताकि लोग अगर परेशानी में हों और वो मन कक्ष नहीं आ पा रहे हैं, अपना उपचार कराने के लिए ज़िला चिकित्सालय स्थित मन कक्ष नहीं आ पा रहे हैं, तो वो टेलीमानस के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं और बल्कि इलाज का पर्चा भी टेलीमानस के माध्यम से जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि मनहित ऐप को प्रचारित करना और टेलीमानस के नंबरों को प्रचारित करना। कई लोग नशे की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, नशे की समस्याओं में ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को उसके बारे में परामर्श देना, लोगों को प्रेरित करना कि वो अपने नशे को छोड़ सकें। उसके अलावा फिर आशाएं VHND और VHNC की बैठकों के दौरान लगातार जाती हैं, अलग अलग मुद्दों को बात करती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। उस दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को भी उठाना, उन पर भी बात करना आशाओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। उसके साथ साथ में जो मातृत्व काल में जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिनको डिलीवरी हो चुकी है, उन महिलाओं को कई तरह की मानसिक समस्याएं आती हैं। तो आशाओं की जिम्मेवारी ये है कि इस तरह की संभावित मानसिक समस्याओं की तरफ को पूरी निगरानी रखें, ध्यान रखें। कई महिलाओं को गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, उनके लिए उनका सही उपचार नहीं मिल पाता। कई दूसरी जगह पर जहाँ पर के झाड़ फूंक होती है उस जगह पर उनको ले जाया जाता है। तो ज़रूरी है कि हम उनको सही तरीके से जागरूक करें, उनके परिवारों को जागरूक करें और मन कक्ष के माध्यम से और दूसरे स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं जो वैज्ञानिक तरीके से दी जाती हैं वो उनको प्राप्त हो सकें। ये बड़ी ज़रूरत है इस बात की। और इसके साथ साथ में फिर ये ज़रूरी है कि आशाएं लगातार जागरूकता का काम करें, लगातार लोगों के बीच में जाएं, लगातार मानसिक स्वास्थ्य के अलग अलग विषयों को लोगों के बीच में उठाएं और उनको लगातार फॉलो अप करने के लिए, लगातार मन कक्ष जाने के लिए और सही जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करें। और मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि आशा है तो निराशा किस बात की। समय है कहानी का। अद्भुत है हमारी आशा और उनका अपने समाज के प्रति समर्पण। एक प्रेरक कहानी। ये कहानी है हमारी आशा बहन श्रीमती सोनिया चौहान, विकास खंड पेटलावद, जिला झाबुआ की, जिसने गर्भवती महिला मानसिक अवसाद की स्थिति को पहचानना तथा उसे पर्याप्त परामर्श दिया। अब वह गर्भवती माता
आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही है। गांव की एक नवविवाहिता कविता की शादी के 1 वर्ष पश्चात गर्भवती हो गई। आशा श्रीमती सोनिया चौहान नियमित गृह भ्रमण के दौरान कविता के संपर्क में आई और उससे बातचीत में ये पाया कि गर्भावस्था की सूचना का स्वागत कविता को जिस उत्साह के साथ करना चाहिए उसके बजाय उसमें उदासीनता दिखी। थोड़ा धैर्य और संवेदनशीलता दिखाते हुए बातचीत शुरू की तो उसका असली कारण सामने आया। कविता अचानक से जीवन में आए इस नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसके ऊपर पहले से ही पारिवारिक अपेक्षाओं का दबाव था, जिसकी वजह से वो भावनात्मक अस्थिर हो गई, जिसका प्रभाव उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। आशा ने उसकी PHQ 9 स्कोरिंग की, जिसमें परिणाम के अवसाद के लक्षण पाए। आशा ने ANM की मदद से कविता को कुल 8 परामर्श सत्र दिए। स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं मनकक्ष टेलीमानस के बारे में जानकारी दी। परामर्श सत्र के स्वास्थ्य जीवन शैली और सकारात्मक सोच अपनाने, संवाद कर तनाव को साझा करने के उपाय, जैसे कोई भी बात अपने मन में ना दबाए रखें, बल्कि उसे अपने पति या जिससे भी उसका परिवार में लगाव हो उससे व्यक्त कर सकती है। मन में नकारात्मक बातें बिल्कुल भी ना आने दें। जो भी काम अच्छा लगता है वो काम करें। प्रसव के बाद कविता की बेटी कम वजन की पैदा हुई। इसका पूरा फॉलोअप आशा ने किया, स्तनपान के लिए प्रेरित किया और शिशु की किस तरह देखभाल करना चाहिए उसके लिए उसे समझाइश दी। इसके फलस्वरूप कविता और उसके शिशु में सुधार आने लगा। तो देखा बहनों आपने, सोनिया चौहान जैसे कार्यकर्ताओं की जागरूकता और समर्पण से कविता को एक नया आत्मविश्वास और बेहतर मातृत्व जीवन मिला। ये कहानी हमें ये बताती है कि सहयोग मिलने से मानसिक स्वास्थ्य का भी समाधान संभव है। अब समय है प्रश्नोत्तर सत्र का। आप सभी आशा बहनें जो भी सवाल पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकती हैं। आगामी एपिसोड में आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर सत्र। पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों के जवाब हमारे डॉक्टर अर्चना मिश्रा, वरिष्ठ संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य द्वारा दिए जा रहे हैं। दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्न। प्रश्न 1। एक गर्भवती महिला का वजन 78 किलोग्राम है। पहले भी उसका अधिक वजन होने के कारण बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो गया था और मृत शिशु का सिजेरियन हुआ था। ऐसी स्थिति में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, 78 किलोग्राम है तो इसका मतलब कि BMI उसका ज़्यादा है। ठीक है, जो हाइट और वेट के हिसाब से नापा जाता है तो BMI ज़्यादा है। सबसे पहले तो इस तरह की महिलाओं का हमको OGTT करना चाहिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है या वो पहले से ही डायबिटिक है तो बच्चा जो है वो ज़्यादा वजन का होने की संभावना रहती है और महिला का भी ज़्यादा वजन जो है वो डायबिटीज़ की तरफ उसे ले जाता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर रहता है। तो ऐसी सभी महिलाओं का जो है हम OGTT करके जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की स्क्रीनिंग करें और यदि वैल्यू उसकी ज़्यादा आती है तो हमको उसको चिकित्सक को रेफ़र करना चाहिए। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है और वज़न ज़्यादा है तो भी इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के संभावनाएं रहती हैं, तो हमको इसमें चिकित्सक की जांच बहुत ही आवश्यक रहती है, जिससे कि आगे इस तरीके के स्टिल बर्थ ना हो और लार्ज बेबी होने के कारण सिजेरियन ना हो और हम उसको बर्थ वेटिंग होम में ड्यू डेट के पहले ही एडमिट कर दें। प्रश्न 2। एक महिला को रुबेला की समस्या है और उसका 5 बार गर्भपात हो चुका है। हर बार लगभग 5वें महीने में गर्भपात हो जाता है। ऐसे में क्या सलाह दी जानी चाहिए? रुबेला अगर पॉजिटिव आया है तो ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और यदि पहले हुआ है रुबेला तो उसका प्रभाव बार बार गर्भपात पे नहीं होता है, लेकिन रिसेंटली अगर रुबेला हुआ है तो उसमें इम्यूनिटी टेस्ट होता है, वो करवाने की ज़रूरत रहती है। और आशा बहनें जो हमारी, अगर जिसको बार बार गर्भपात हुआ है तो एक कारण रिसेंट इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन 5 महीने पे गर्भपात हो रहा है तो और भी फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। हो सकता है बच्चेदानी का मुंह जो है
वो लूज़ हो तो उसमें टाँके लगाने की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम पूरा एग्ज़ामिनेशन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से नहीं करवाते हैं, तब तक हमको कारण जो है पता नहीं रहता है। तो 5 बार गर्भपात हुआ तो डेफ़िनेटली ये हमारी प्रेशियस प्रेगनेंसी में आती है, और हमको शुरुआत से ही ऐसी महिलाओं को जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हमको इसको गायनेकोलॉजिस्ट की निगरानी में रखना है। प्रश्न 3, FCM इंजेक्शन कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होने पर लगाया जाता है और इसका पूरा नाम क्या है? FCM का पूरा है इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। ये एक तरीके से जैसे आयरन सुक्रोज होता है, उसी तरीके का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए ये दिया जाता है, जब खाने में लोह की कमी होती है, जिसके कारण जब एनीमिया होता है तो हम इंजेक्शन FCM देते हैं। और ये मॉडरेट एनीमिया के केसेस में दिया जाता है जब 10 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो। और बेसिकली एक इंजेक्शन इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आयरन सुक्रोज में जैसे हम 3 से 5 डोज लगाते हैं, इंजेक्शन FCM जो है 1 डोज से ही इसकी पूर्ति की जाती, हीमोग्लोबिन का राइज जो है वो देखा जाता है। प्रश्न 4, यदि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन स्तर 5 या 6 ग्राम है तो क्या उससे भी FCM इंजेक्शन दिया जा सकता है? अगर 5 से 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो वो गंभीर एनीमिया की श्रेणी में आती है, और अगर उसका 8वां महीना चल रहा है, 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 5 से 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो हमको उसको अस्पताल ले जाना चाहिए और उसका डॉक्टर के द्वारा चेकअप होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की भी स्थिति कई बार निर्मित होती है। तो 7 महीने के बाद हम उसे हॉस्पिटल ले जाएं, तब चिकित्सीय जांच में, क्योंकि ऐसी अधिकांश महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है 7वें महीने के बाद। हाँ, अगर गर्भावस्था 7वें महीने के पहले है तो वो जांच करके उसमें इंजेक्शन FCM दिया जा सकता है, आयरन सुक्रोज दिया जा सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। बस ये देख लेना चाहिए सिकल सेल डिजीज़ की महिला तो नहीं है। अगर सिकल सेल डिजीज़ की महिला होती है, इसमें हम आयरन के इंजेक्शन यानी FCM और आयरन सुक्रोज नहीं देते। आप जिस तरीके से सवाल पूछ रही हैं उससे जानकर हर्ष हो रहा है कि आप बड़ी गंभीरता से इस विषय पे सुन रही हैं और आप फील्ड पे भी अच्छा काम कर रही हैं, तभी इस तरीके के सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो आपके सवाल काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स आप लोगों को और बताना चाहेंगे। जिस तरीके से आशा फील्ड में काम कर रही हैं और हाई रिस्क को वो मोबिलाइज़ करके हायर सेंटर पे ले जा रही है, डेफिनेटली माँ और बच्चे की जो शिशु की जो स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं कि किसी भी माँ और बच्चे की अनटाइमली डेथ न हो, और यही हमारे परिकल्पना भी है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी महिला यदि आती है और ANM ने चेकअप करा तब वो आपको हाई रिस्क बता रही है, लेकिन कुछ हाई रिस्क बिंदु ऐसे हैं जो आपको खुद भी समझ में आते हैं, जैसे कि अब पहला बच्चा जो है उसका मृत जन्म हुआ, या फिर उसमें कोई विकृति थी बच्चे में, हार्ट की बीमारी थी, या बच्चे को कोई ट्यूमर था रीढ़ की हड्डी में, या उसका सिर बना नहीं था और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो शुरुआत से ही हाई रिस्क हो जाती हैं। तो आपको इसको इन महिलाओं को पहले से ही डॉक्टर की निगरानी में उसको ले लेना चाहिए। उसके बाद ANM और CHO जब चेकअप करती हैं तो आपको एनीमिया के बारे में तो काफ़ी कुछ अब समझ में आ गया। दूसरा हमारा जो विषय रहता है, जो हाई रिस्क फैक्टर रहता है, वो गर्भावस्था में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर आमतौर पे जो बढ़ता है वो 5वें महीने के बाद बढ़ता है। तो 5वें महीने के बाद यदि शरीर में सूजन आने लगे, सिर दर्द होता है और उसको बर्निंग होती है छाती में, तो हमको देखना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और पेशाब की जांच जो है एल्ब्यूमिन शुगर के लिए वो बहुत ज़रूरी रहती है। तो आप जब VHND में लेके आती हैं जांच के लिए, तो हमेशा महिलाओं को कहिए कि एक डिस्पोजेबल उनको कप दीजिए, या आप कंटेनर कोई दे सकते हैं जिसमें वो पेशाब लेके आएँ, क्योंकि अभी क्या होता है VHSND में हम लोग पेशाब की जाँच नहीं कर पाते। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी सतर्कता, सही समय पर पहचान और उचित सहयोग से हम समुदाय के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चलते चलते सभी आशा बहनों को फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में
आप सब अपने अपने ग्रामों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समुदाय में जागरूकता लाने के लिए कल 10 अक्टूबर को समूहों के साथ बैठकें आयोजित करें। याद रखिए, मन चंगा तो कठौती में